हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। फिर से आए नए क्लास नए जोश के साथ। ये क्लास नंबर 3 है, पीवाईक्यू की है। जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए भी और जिसे बहुत कुछ आता है उसके लिए भी। पीवाईक्यू सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में एग्जाम में अटैम्प्ट दे रहे हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं, मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली क्लास जाके देखें, उसमें सारे क्लासेस अपलोडेड हैं। और जो अभी इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो क्लास के लास्ट तक बने रहें और फुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपना नोट्स कंप्लीट करें या फिर टेस्ट लगाएं। अगर आप पेन कॉपी के साथ हो तो प्लीज़ शॉर्ट नोट ज़रूर बना लेना। पीवाईक्यू आपके 72वें बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास नंबर 3 है और शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, क्लास में आखिरी तक बने रहना है आप सभी को, ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये सब क्वेश्चंस के ये एडिटोरिया की बुक है, पीवाईक्यू बुक प्रीलिम्स 20 ईयर्स की बुक है। आप अगर इससे जुड़ते हो तो आपका एक क्वेश्चंस भी वहाँ पे अलग देखने को नहीं मिलेगा, इसी से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक होते हैं। अगर आप किसी टॉपिक निकाल सकते हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर टॉपिक नहीं निकाल सकते तो क्वेश्चंस को साथ में देखते जाओ एंड समझते जाओ। तो शुरू करते हैं। देखो 31 कह रहा है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ इस सितार के स्ट्रिंग की आवृत्ति को मतलब मिलाने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होता है? तो देखो, ऐसा करने से संगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण बताइए। तो ये एक उदाहरण है मिट्टी का तेल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पदार्थ में के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, यानी मिट्टी का तेल का। ठीक, देखो मिट्टी का तेल एक विकल्प हो गया। और ये देखो, पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? मतलब वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? तो ये है अपकेंद्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा अपकेंद्रण बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। या वो आभासी बल होता है जो अपकेंद्रीय बल की समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखो, अपकेंद्रीय केंद्र की ओर लगने वाला। देखो, जब अभी केंद्रीय रहेगा तो केंद्र के ओर बल लगने वाला, और जब अपकेंद्रीय रहेगा तो केंद्र से बाहर। केंद्र का मतलब होता है सेंटर, तो सेंटर के जब सेंटर के तरफ बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय, जब सेंटर से बाहर लगेगा तो अपकेंद्रीय। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? तो प्रकाश किस चीज़ में सबसे कम होता है? तो वो है कांच, यानी शीशा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये पूछ सकता है कि प्रकाश है क्या? तो याद रखना कि ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है। देखो, निर्वात में प्रकाश का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना होता है? तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। और कांच में देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अभी कितना है? 35। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश और अदिश
ये डिफरेंस आप लोग याद रखना कि ये क्या है। तो देखो सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दूँ वेक्टर क्वांटिटी तो जानते होंगे कि जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यही पूछ रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किस में होता है, तो वो मेरे ख्याल से गति में होता है। सदिश पूछा है तो ये गति में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है। देखो वेग मतलब वेलोसिटी में भी होता है, टॉर्क में भी होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पर गति यानी स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता। अब देखो अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी और सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये आप छोटी बातें याद रखेंगे। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन हमेशा घट जाएगा। जब हम कोई चीज़ स्पीड में करते हैं कोई चीज़ को रख के, तो उसका जो, जैसे कि मैं एग्जांपल क्या बोलूँ, इसे आप यहाँ से देख लो, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी का मान तो सभी पता होगा, जी का मान महत्तम पृथ्वी के पोल पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। जो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखो जी का मान महत्तम यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पे, और सबसे कम इक्वेटर यानी कि विषुवत में, देखो विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान कम होगा। ठीक है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा, जो यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो कह रहा है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो ये अपने गैलीलियो थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन कराया। गणितज्ञ और वैज्ञानिक गैलीलियो ने ही एक प्रकाश की गति को नापने का साहस किया था, यानी कि उन्होंने लाइट के डिस्टेंस को भी मापा था। किसने, तो गैलीलियो ने। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। 38 एक बार देखो 38 क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और देखो सन 1915 में गुरुत्वीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया था। इसे अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो 1905 में प्रकाशित अल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक पत्रों में से एक में E=mc² पेश किया गया था, जहां E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c निर्वात में प्रकाश की गति थी। तो ये याद रखना, इसे भूलना नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विश्व परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, तो ये कहते हैं थॉमसन प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो एक अकेले धातु के दो भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये भिन्न भिन्न तापमान पर हैं, यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है। तो थॉमसन प्रभाव किसे कहते हैं, उसे याद रखना है। ठीक है, यह एक ऐसी घटना, यह एक ऐसी मतलब जो ये प्रभाव है, एक ऐसी घटना जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टर या अर्धचालक के बीच तापमान का अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा कर देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, अर्ध आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखो आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग कह रहा है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटिनम के द्वारा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखा, देखो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र
में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये प्लेटिनम इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। और भी लोग हैं, देखो और भी मतलब और भी ऐसे पदार्थ हैं जो करते हैं, वो कौन कौन से हैं, ये को एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, सबके नाम याद रखना जितना हो सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा याद रखना है, पर कोशिश करो कि जितना ज़्यादा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करो। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, ठीक है। इसे याद रखना, भूलना नहीं है। एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मिथाइल अल्कोहल और पानी दोनों ही वाष्पशील तरल पदार्थ हैं जो एक द्विआधारी समाधान बनाने के लिए एक साथ मिश्रित होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दर्पण की एक चिकनी सतह है दर्पण एक चिकनी सतह है जिस पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। अब ये याद रखना कि जो शीशे पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण बनता है। देखो समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा आकार के समान बनेगा। जो समतल जो प्लेन मिरर होता है, जो आप लोग देखते होंगे हमारे जो घरों में होते हैं नॉर्मल मिरर, उसको समतल मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। तो उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है यानी इमेजिनरी, और सीधा बनता है और आकार के समान बनता है। जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हम आईने में भी दिखते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक आभासी आवर्धित समान के आकार और सीधा दिखता है, और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंबित अवतल दर्पण से ही बड़ा प्रतिबिंब संभव है। यानी कि हमें अगर कुछ बड़ा ज़्यादा देखना है तो उत्तल दर्पण से ही संभव है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है पंखे के हवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सभी को जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखो रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने किसके कारण समझाया जा सकता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाइड्रोजन पंप किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन पंप होता है ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अब इसे जरूर एक्सप्लेन मैं करूँगी ताकि आपको भी याद हो जाए। हाइड्रोजन पंप डायटेरियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल होता है, परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसे थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी कहा जाता है। क्या हाइड्रोजन बम को दूसरा तीसरा नाम है थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि देखो उच्च दाब के कारण पानी, ऑप्शन नंबर सी बी होगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। तो मैंने 47 तक किस लिए कराया ये मत सोचना कि मैं आगे नहीं करा रही हूँ, कोई रीज़न है। 47 तक इसलिए कराया क्योंकि जो भौतिक में ना 147 क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आज 47 तक कंप्लीट करा रही हूँ। और अब 100 क्वेश्चन बचे हैं, तो फिर हम 20 क्वेश्चन करके फिर 5 डेज़ में पूरा भौतिक की यानी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी अब तक लास्ट तक बने हुए थे उसको बहुत बहुत मतलब थैंक यू लास्ट तक बनने के लिए। कैसा लगा वो ज़रूर बताना एंड कमेंट में करो और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।